हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आज मैं मास्क लगा के आपके सामने खड़ा हूँ और ये बताने के लिए खड़ा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें धीरे धीरे आपके आदत में आती हैं और ये जो मास्क है ना, ये आपके आदत में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कोरोना या उसके समय तक के लिए नहीं है। मास्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारे समस्याओं, बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। इसलिए इसको अपना दिनचर्या, अपने जीवन में ही जोड़ लीजिए। जब भी बाहर निकलिए मास्क लगा के निकलिए। वो चाहे आप उससे कोरोना से बचेंगे, किसी के खांसी से, किसी के टीबी जैसे जीवाणुओं से, इन सब से आप बचेंगे। तो इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि लोगों में लापरवाही आना शुरू हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप जो है बिल्कुल अपने आप को, ऐसा नहीं कि ये कोई परेशान करने वाली चीज़ है। जब हैबिट हो जाएगी आपकी, लगातार लगाते रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि आप सड़क पर निकलते हैं, बहुत सारे धूल कण होते हैं जिनमें बहुत सारे हानिकारक तत्व होते हैं जो आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। आप अगर स्मोक नहीं करते हैं, कोई आपके सामने या कोई बगल में बैठ करके स्मोक करता है, आप जनरली इसको मना नहीं कर पाते हैं, लेकिन उससे जो धुआं निकलता है वो आपके फेफड़े को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। और ये मास्क जो है ये उन सारी समस्याओं को लगभग दूर कर देता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है मास्क, आप भी जरूर पहना कीजिए। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। ये इकोनॉमिक्स की आपकी अगली क्लास होगी, लेकिन पिछली क्लास की समस्याओं को सुलझाते हुए। पिछली क्लास की समस्या ये थी कि जो क्लास था वो बीच में छूट गया था, और उसकी वजह ये नहीं कि क्लास पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। क्लास पूरी रिकॉर्ड हुई, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम से गलती हुई, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और मांगनी भी चाहिए। जब भी कोई गलती हो, आप भी गलती कीजिए तो माफ़ी मांग लिया कीजिए। तो टेक्निकल टीम से गलती हुई, जिसके लिए माफ़ी। और जो छूटा है उसको मैं कवर करवा दूंगा। अभी बता रहा हूँ, सहकारी बैंक उसमें छूट गया था, उसको मैं समझाने ही वाला था, तब तक वहीं से वीडियो कट हो गया था। ठीक है, लेकिन क्लास शुरू करूं उससे पहले आपके कमेंट, जैसे कि रिवायत है हमारे क्लास की, हमने शुरू किया है इसको कि आपके कमेंट का जवाब देंगे। पिछले जो इकोनॉमिक्स का वीडियो था उसमें जो आपने कमेंट किया है उसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ। कमेंट मतलब कि आप सवाल पूछे हैं या कुछ भी आपने लिखा है, मैं आपके नाम के साथ बोलूँगा। सोनाली मौर्य कोई हैं, उन्होंने लिखा है कुछ मोटिवेशनल बात, गुड इवनिंग किया था, बहुत बहुत आभार आपका, पढ़ाई करते रहिए। दीपिका बिंडल कोई हैं, उन्होंने लिखा है पिक्स आर्ट से तस्वीर बदलती है और मेहनत से तकदीर बदलती है, बहुत अच्छी बात है। सर सहकारी बैंक का टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, कोमल गुप्ता कोई है, उन्होंने लिखा है इस चीज़ को, तो इस क्लास में। ठीक है, अगर आप देख रही हैं तो अभी मैं पढ़ाऊंगा जस्ट। बाकी गौरव राणा, गुड इवनिंग सर, आप ऑप्शनल के बारे में कुछ एडवाइस दीजिए। देखिए, ऑप्शनल को लेकर के मैं जब क्लास शुरुआत कर रहा था इस सेशन का 2021 प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने उस पर चर्चा की थी। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और या अगर आपको खोजने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बात यह है कि अभी मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 15-20 दिन और आप रुक जाइए, उसके बाद में मेंस का पूरा डिटेल चर्चा हम करेंगे। सूरज प्रकाश, थैंक्स सर, मैं आपका सहृदय धन्यवाद करता हूं, बहुत स्वागत है आपका। सुमित सैनी, लास्ट में ऐसा लगा कि टॉपिक अधूरा अपलोड हुआ। बिल्कुल आपको सही लगा, अधूरा हुआ था अपलोड। अनूप कुमार सर जी नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। देवेश कुमार सर, कल की क्लास में वॉइस नहीं थी, बिल्कुल ये भी आपका जो शिकायत है वो वाजिब है। उस पर भी जो उसमें बीच में आवाज़ नहीं आई, जो चीज़ उसमें छूटी थी, मैं बात में उसको कवर कर लूँगा और वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बीच बीच में कई बार मानवीय गलती हो जाती है, तो उसको आप समझिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो छूटा है आपका वो पूरा हो जाए। आलोक गौर हैं, थैंक्स लॉट सर, वेलकम, आपका स्वागत है। सब कुछ कवर होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ छूटेगा नहीं। सर मैगजीन के बारे में कुछ बताइए, सोनल मौर्य ने पूछा है। मैगजीन हमारी बहुत जल्दी आने वाली है, उसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, और एकदम मुफ्त फ्री में मिलेगी आपको। गीता चक्रधारी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कुमार, आईएएस बने या ना बने ये बात की है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। गुड नाइट सर, इन्होंने लिखा था मनीष कुमार जी आपको पिछले वाली रात के लिए गुड नाइट। और आईएएस क्यों नहीं बन सकते, इंसान ही बनते, कोई मंगल ग्रह से आके थोड़ी बनता है। ठीक है, तो आकांक्षा सिरसे, सर कल की क्लास में साउंड नहीं आ रहा था। ये जो कॉमन सवाल है उनको इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। चांद मांडवी, इकोनॉमिक की सेकंड क्लास नहीं मिल रही, प्लेलिस्ट में देखिए आपको मिल जाएगी।
विनीता रावत सर, पूरा वीडियो अपलोड कीजिए और लास्ट वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम थी, प्लीज़ सर देख लीजिए। बिल्कुल विनीता जी, मैंने उसको अपनी टेक्निकल टीम को उसके लिए फटकार भी लगाई, उन्होंने उसके लिए अपना जो है माफ़ी भी उन्होंने मांगा है और आगे से ऐसी गलती होने की संभावना लगभग नगड़ी रहेगी। मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं है, हो सकती है एकदम से, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। ठीक है। नेहा प्रजापति सर, लास्ट वाली क्लास रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि हम उसको स्टोर नहीं करते हैं और क्लास में दोबारा से भी जो छूटा हुआ कोऑपरेटिव बैंक उसको समझा दूंगा। ठीक है। नीतीश तिवारी सर, लास्ट वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, कॉमन सवाल, इसका जवाब दे दिया है। मतलब अधिकतर लोगों की यही प्रश्न है कि वीडियो जो पिछला वीडियो था उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी या कट गया था। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो, शुक्रिया। सलीमा सिद्दीकी, इन्होंने बहुत बहुत स्वागत है आपका सलीमा जी, पढ़ाई करते रहिए और अगर आप तारीफ़ करते हैं थोड़ा अच्छा लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि लगातार मेहनत से काम करें। प्रिया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। प्रिया गौंड जी हैं, बिल्कुल मन से पढ़ाई कीजिए। गुड इवनिंग सर। नमिता सैनी। दीपक कुमार सर, जियोग्राफी क्लास चल तो रही है भाई दीपक जी, क्लास चल रही है। सादिल खान, मैं आपकी हर वीडियो को लाइक करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजू मकरम, थैंक यू सर। भरत कुमार, थैंक यू सर। शहीबा सलमान, थैंक यू सर। आप सबका बहुत आभार जिन्होंने धन्यवाद लिखा है, जिनको इसका मतलब अच्छा लग रहा है। ये जितने लोग हैं जो इतना प्रेम के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लिया कीजिए, इतना शेयर कर दीजिए ना कि हर विद्यार्थी तक पहुंच जाए। ये बहुत ईजी काम है, कर सकते हैं आप। मेरे इस अभियान में जहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि शिक्षा मुफ्त में हर उस बच्चे तक पहुँच जाए और बेहतर शिक्षा। ऐसा नहीं कि मतलब पैसा नहीं ले रहे तो कुछ भी पढ़ा दे, पूरे ईमानदारी के साथ एक बेहतरीन शिक्षा मुफ्त में हर विद्यार्थी तक के पास पहुँच जाए। वो चाहे पैसा वाला हो या गरीब हो, सबके पास पहुँच जाए। वो चाहे तो उसको देख ले। इसके लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पर इसको पहुँचा रहा हूँ और आप इसमें थोड़ा सा सहयोग इस तरीके से कर दीजिए। आप जितना शेयर करेंगे ट्रेंडिंग में आएगा और सबके पास पहुंच जाएगा। फिर हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी भूमिका भी है, ये हमारा दायित्व भी है। राजू कुमार। दीपक कुमार मांझी सर, आपका कोचिंग कहाँ है? हम कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं देते, हमारा सारा काम ऑनलाइन है। मोहन सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हो गए आपके बहुत सारे कमेंट। अभी बहुत सारे लोगों की अगर मैं सब पढ़ूंगा तो क्लास का टाइम ज़ाया होगा। बाकी जिन लोगों का नाम नहीं आया है, जिनके बारे में मैंने चर्चा नहीं की, वो बिल्कुल इस बात को लेकर के परेशान ना हो कि हमारे इस हृदय में उनके लिए स्नेह नहीं है। बिल्कुल है, हर व्यक्ति का नाम एक साथ एक क्लास में लेना मुश्किल है। बस मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों का हो जाए, कुछ लोगों का अगली क्लास में हो जाएगा। ठीक है। आर्या खान। चित्रा रेखा राठिया, थैंक यू सर जी। तो ठीक है, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके जो कॉमन सवाल थे उसको मैंने देख लिया है, अब क्लास पे आते हैं। तो क्लास ये है कि पिछला जो आपका जो है क्लास था उसमें सहकारी बैंक में समझाने वाला था, उससे पहले वीडियो कट गया था और वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से गलती हुआ। तो सहकारी बैंक पहले आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में जो आज का नया टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। सहकारी बैंक, सहकारी बैंक क्या होता है? तो सहकारी बैंक ऐसे बैंक हैं जो लाभ और हानि को देखकर काम नहीं करते हैं। इनका काम करने का जो मुख्य मोटिव है वो कई सारे समूह मिल करके अपने काम को, मतलब एक बैंकिंग व्यवस्था के तहत अपने काम को संचालित करना है। ये ना इस बात के लिए काम करते कि सब प्रॉफिट जनरेट करना है। जैसे जो प्राइवेट बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक प्राइवेट बैंक होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो आए हैं व्यापार करने के लिए, तो वो आपको उस तरीके से सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद में आपसे पैसा कमाते हैं और उस पैसे से उनका व्यापार हो रहा है। लेकिन जो सहकारी बैंक हैं ये केवल पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सहकारी बैंक जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और जो दूसरा है वो आपका है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है ना, यानी कि जो कोऑपरेटिव बैंक है यानी कि सहकारी बैंक है वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक।
तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को शहरी सहकारी बैंक कहते हैं, और जो आपका स्टेट कोऑपरेटिव है उसको राज्य सहकारी बैंक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, मैंने लिख दिया। ठीक, तो ये दो इनका जो है वर्गीकरण है सामान्य सा। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझना है। सहकारी बैंक आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब मामला इसमें यह है कि इनको और इनको छूट जो है किस आधार पर मिला हो, यानी कि ये काम किस तरीके से करेंगे, उसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दोनों बैंक हैं ये आरबीआई के दिशा निर्देशों पर ही काम करते हैं, आरबीआई के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। ठीक है ना। बोर्ड पे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इस बात के तो साक्षी आप भी होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, इसको लिख लीजिएगा। आरबीआई के दिशा निर्देशों पर ही ये लोग काम करते हैं। लेकिन जो प्रबंधन का काम होता है, यानी कि मैनेजमेंट का जो काम होता है, वो किसका होता है? स्टेट का होता है। सहकारी बैंकों के मैनेजमेंट का काम किसका होता है? स्टेट का होता है। और कई बार सहकारी बैंकों की आलोचना जब की जाती है तो इस बात को उसमें बहुत ही प्रमुखता से उठाया जाता है कि सहकारी बैंक का प्रबंधन चूंकि राज्य सरकारें करती हैं और सरकार का अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, और उस एजेंडे की वजह से जो उसके आसपास के लोग होते हैं उनमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, ये उसकी जो है आलोचना में बात कही जाती है। ठीक है, तो इसलिए सहकारी बैंकों में बहुत सारे घोटाले भी सामने आते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि मुंबई में एक सहकारी बैंक में घोटाला सामने आया था। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे देश के मतलब आप मान लीजिए सैकड़ों नेता सहकारी बैंक के घोटाले में फंसे हुए, इनके पूर्व मुकदमा चल रहा है। तो सहकारी बैंक में चूंकि स्टेट उसका प्रबंधन करता है, इसलिए ऐसी संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन वो बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश पर ही कार्य करता है। ठीक है ना। अब जो शहरी सहकारी बैंक है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत दर्ज होता है। ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंतर्गत ये दर्ज होता है। इसका मतलब क्या समझा रहा हूं। और जो आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत दर्ज होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनके अंदर जो संस्थाएं होती हैं वो एक स्टेट नहीं कई स्टेट में काम कर सकती हैं। लेकिन जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत दर्ज होती हैं वो केवल उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती हैं जहां पर वो दर्ज है। ये बेसिक अंतर होता है। तो जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक हैं ये किसी भी स्टेट में काम कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं ये केवल पर्टिकुलर स्टेट में ही काम करते हैं जहां पर ये दर्ज होते हैं। तो ये इनके बीच में एक बेसिक अंतर होता है। ठीक है ना, ये इनके बीच में एक बेसिक अंतर होता है। अब ये बात करते हैं कि इनका जो काम करने का तरीका है क्या है। आप जानते हैं कि बैंक जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और जिसको आवश्यकता है उसको कर्ज देते हैं। ठीक है, ये उनका बेसिक काम होता है। अब ये जो दोनों बैंक हैं अलग अलग गुणधर्म इनका ये है कि जो शहरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत जो बैंक हैं यानी कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं ये हर क्षेत्र में अमूमन पैसा देते हैं। किसके लिए? ऋण के तौर पर देते हैं जो है व्यापार के लिए और सारी चीज़ों के लिए। लेकिन जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये केवल कृषि क्षेत्र के लिए और औद्योगिक क्षेत्र के लिए ही पैसा देते हैं। यानी कि इनका जो दायरा है वो सीमित होता है। ये एक सीमित दायरे के जो है लोगों को ही ऋण प्रदान करते हैं व्यापार करने के लिए या कृषि काम करने के लिए। जबकि जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक हैं ये
किसी भी क्षेत्र के लिए आपको अगर पैसा लेना है, ऋण लेना है, तो वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इनके बीच में बेसिक अंतर था। ये है पूरा शहरी सहकारी बैंक, जिसको आपने समझ लिया। पिछली क्लास में छूट गया था, इसलिए शुरुआत में ही इसको बता दिया। अब आइए बात करते हैं अपने नए टॉपिक की। देखिए, अगर ये सांस और ये हलक साथ देता रहा तो जितनी बात ओनली यूपीएससी की टीम ने आपसे कही है कि पूरा क्लास, पूरा सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, मैं एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप भी कुछ दिन बाद इस बात की गवाही हो जाएंगे कि ओनली यूपीएससी ने वाकई में यूपीएससी की पूरी तैयारी फ्री में करवाई। इवन इतना ही नहीं, ये अभी तो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसके बाद मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है उसके लिए अलग अलग सेशन होगा, जिसमें आपको बारीकी समझाई जाएगी कि आंसर राइटिंग किया कैसे जाता है। उसके बाद में मॉक इंटरव्यू के रूप में भी आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी कि इंटरव्यू किस प्रकार होता है, इंटरव्यू का जो वहाँ पर का पूरा माहौल मेंटेन होता है वो कैसे होता है, उसको भी हम एक ड्रामेटिक तरीके से भी आपको दिखाएंगे, ठीक है, जिससे आप ये फील कर पाएंगे कि कैसे इंटरव्यू होता है। और अगर आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा भी कि आप भी आकर के उस मॉक इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनबीएफसी, और इसको लिखा जाता है ऐसे, एनबीएफसी लिखा जाता है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनको शैडो बैंक भी कहा जाता है, इनको शैडो बैंक भी कहा जाता है, हिंदी में छाया बैंक। जब हम बैंकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने एनबीएफसीज की भी चर्चा की थी। एनबीएफसीज एक्चुअली में बैंक नहीं होते हैं, ये बैंक की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन ये काम लगभग बैंकों जैसा करते हैं, इसलिए इनको शैडो बैंक या छाया बैंक कहा जाता है। आप समझते हैं कि एनबीएफसीज हैं क्या। एनबीएफसी से सवाल खूब आते हैं, ठीक है। तो जो एनबीएफसीज हैं ये एक्चुअली में बैंक नहीं है, क्योंकि जो बैंक की परिभाषा हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि ऐसी संस्थाएं बैंक कही जा सकती हैं जो अधिशेष को डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करती हैं और ऋण भी उपलब्ध करवाती हैं, उनको हमने कहा था कि बैंक होती हैं, ठीक है। लेकिन एनबीएफसीज के केस में क्या है कि सभी एनबीएफसीज को इस बात की परमिट नहीं दी जाती है कि वो पैसा एक्सेप्ट करें, ठीक है, उनको नहीं परमिशन दिया जाता है। हाँ, कुछ एनबीएफसीज को दिया जाता है, लेकिन उसमें भी सशर्त होते हैं, यानी कि एक शर्त के तहत ही वो पैसे उपलब्ध करवा सकते हैं और उतना ही पैसे वो जमा कर सकते हैं। तो एनबीएफसीज जो हैं ये केवल आरबीआई के दिशा निर्देशों पर काम करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एनबीएफसीज जो हैं वो आरबीआई के जो है अंतर्गत भी काम करते हैं, सेबी के अंतर्गत काम करते हैं, आईआरडीएआई के अंतर्गत भी काम करते हैं, तो इनका अलग अलग जो है काम है। अब जो आरबीआई के अंतर्गत एनबीएफसीज आते हैं उन्हें हमें समझना है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में उन्हीं को हमें पढ़ना होता है। तो आरबीआई के अंतर्गत जो एनबीएफसीज हैं आरबीआई के
होता है। आप खाता खुलवाते हैं और उसमें क्या होता है कि आप जब आपको पैसा चाहिए तो मिल जाता है। जो टाइम डिपॉजिट होता है उसमें एक टाइम निर्धारित होता है, लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसमें आप कभी भी जाके बैंक से, एटीएम से आप जाके पैसा निकाल लेते हैं। तो ये जो एनबीएफसी हैं, चूँकि ये बैंक के रूप में काम नहीं करते हैं पूर्णतया, इसलिए इनके लिए नियम ये है कि ये कम से कम 1 वर्ष का और अधिकतम 5 वर्ष का ही ये जमा स्वीकार कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद में ये 3.5% न्यूनतम और 12.5% अधिकतम का ब्याज दे सकते हैं, यानी कि इसी के बीच में इनका ब्याज होना चाहिए। इससे ना 3.5% से ना कम होना चाहिए, ना 12.5% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में ही इनका ब्याज दर हमेशा रहना चाहिए। तो ये हैं आपके आरबीआई के अंतर्गत आने वाले एनबीएफसीज। ठीक है ना। अब इसको भी, यानी कि जो जमा स्वीकार कर सकते हैं, इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक ऐसे एनबीएफसीज जो रेटिंग के तहत दर्ज होते हैं, ठीक है, तो रेटेड होते हैं, जिनको रेटेड कहा जाता है, रेटेड एनबीएफसीज। तो रेटेड एनबीएफसीज जो हैं वो अपने टोटल जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 4 गुना तक वो जमा स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रेटेड होते हैं वो अपने कुल पर संपत्ति का 1.5 गुना ही जमा राशि एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एक वर्गीकरण और होता है। तो ये है पूरा आपका एनबीएफसी। इसमें कुछ आपको हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी कठिन लगी हों, ऊपर से निकली हों, लेकिन एक नहीं 2 बार अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। पूरी बात मैंने इसमें आपको समझा दी कि एनबीएफसीज होते क्या है। ये एक्चुअल बैंक नहीं होते हैं, ये बैंक के तरीके से काम करते, इसलिए इसको शैडो बैंक या छाया बैंक भी कहा जाता है। अब एक सवाल इंटरेस्टिंग आपसे मैं पूछता हूँ, एनबीएफसीज क्या चेक इशू कर सकते हैं? दिमाग लगाइए और कमेंट कीजिए। एनबीएफसीज क्या चेक इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट का अकाउंट खोलते ही नहीं है। चेक क्या होता है? आपने घर बैठे ही साइन कर दिया, फला व्यक्ति को दिया जा करके कि मतलब आदेश दे दिया बैंक को कि मेरा पैसा इनको दे दिया जाए, तो वो क्या हो गया? एक प्रकार का डिमांड डिपॉजिट हो गया। और चूंकि डिमांड डिपॉजिट पे इनको काम करना नहीं होता डिमांड डिपॉजिट का, तो ये चेक भी इशू नहीं करते। ये पॉइंट यूपीएससी कभी भी आपसे पूछ सकती है, या हो सकता है कि वो जो है कभी पूछा हो किसी स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये चेक इशू नहीं करती हैं एनबीएफसीज। ठीक है, तो ये था पूरा आपका एनबीएफसीज। अगली क्लास में हम बात करेंगे नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि उसमें उन्होंने राष्ट्रीयकरण को लेकर के जो अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और पूरी बैंकिंग व्यवस्था को लेकर के जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था वो क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अगली होने वाली है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। बाकी कोई सवाल है, कोई समस्या है तो लिख दीजिए, अगले वीडियो में उस पर बात जरूर करेंगे। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह पर।